स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टडी करना है वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का आपका, ठीक है, विच इज द बायोमॉलिक्यूल। ये भी एक बायोमॉलिक्यूल है। बायो स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से न्यूक्लिक एसिड को जानते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है जी? सिंपल डीएनए और आरएनए के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन द न्यूक्लियर ऑफ पास्ट सेल। जो न्यूक्लिक एसिड था सबसे पहले वो कहाँ आया जी? न्यूक्लियर ऑफ पास्ट सेल इन 1868 एंड इन स्पर्म हेड इन 1972 बाय फ्रेडरिक मिशर, ठीक है। क्या हुआ था जी? जो पहला न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर हुआ पस सेल। व्हाट इज पस सेल? पस सेल आपको पता है जो लेजन होते हैं, जख्म होते हैं या फिंसियां निकल आती है, उसके अंदर जो येलो कलर की मटेरियल होता है, दैट्स कॉल्ड पस सेल, ठीक है। तो उस पस सेल ऑब्वियसली हर चीज सेल से बनी हुई होती है, तो पस सेल के न्यूक्लियस में डिस्कवर किया 1868 में, एंड देन स्पर्म हेड में 1872 में बाय फ्रेडरिक। They are present in every living cell। ये हमारे हर एक लिविंग सेल में मौजूद होता है, एज वेल एज वायरसेस में होता है, एंड हैव बीन फाउंड टू बी द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द जीन्स। और आपके जीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। दे कंटेन इन देयर स्ट्रक्चर द ब्लूप्रिंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ। अब क्या होता है इनके स्ट्रक्चर में? क्या होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इनका जो प्रिंट होता है, प्रिंट का मतलब क्या होता है? इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गन, हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, प्लांट तो नहीं कहेंगे, हायर प्लांट्स में भी हो, लेकिन एनिमल्स हो, मैरीन एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है, वायरसेस हो, इन सब का जो प्रॉपर डेवलपमेंट एंड प्रॉपर ग्रोथ जो है उसका पूरा स्ट्रक्चर, ये किस तरह बॉडी ने बिहेव करना है, वो तमाम का तमाम आपके किस में मौजूद होता है? न्यूक्लिक एसिड में। सिंपल आप कह सकते हो इट्स लाइक अ रेसिपी। आप कोई भी खाना बनाते हो तो आपके पास एक रेसिपी मौजूद होती है जिसमें हर चीज बड़ी सीक्वेंस के साथ, अब फर्स्ट स्टेप ये करना है, सेकंड स्टेप ये, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो इसी तरह हमारा जो इंग्रेडिएंट है, हमारी बॉडी की जो तमाम डेवलपमेंट है, कैसे उसे डेवलप करना है, कैसे उसे ग्रो करना है, वो न्यूक्लिक एसिड में अल्लाह ताला ने ब्लूप्रिंट की फॉर्म में हमें दे दी है। अब वो उसी तरह हमारी बॉडी बिहेव करेगी। जरा सा भी इसमें म्यूटेशन आ जाए, चेंज आ जाए, तो आप बॉडी क्या होगा? डिसऑर्डर हो जाएगी, बॉडी जो है वो नॉर्मल ग्रोथ से हट जाएगी। बहुत सारे आप लोगों ने स्पेशल लोग देखे होंगे, उनका प्रॉब्लम क्या होता है? मेंटल डिसऑर्डर आ रही है या हाथ की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई न्यूबॉर्न बेबी की, तो रीजन ये होती है कि उनकी जीन्स या डीएनए या न्यूक्लिक एसिड में जो होती है सीक्वेंस प्रॉपर नहीं होता, ठीक है। तो ये न्यूक्लिक एसिड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द न्यूक्लिक एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 2 फंडामेंटल फंक्शन। हमारी बॉडी में 2 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फंक्शन करता है, कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में दे आर, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। इनकी एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस, दोबारा पैदा हो सकते हैं। देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ये अपने आप को क्या करते हैं? डबल करते रहते हैं। स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। स्टोर इनके अंदर सेफ भी होती है और ये ट्रांसमिट भी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ठीक है, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और टू अंडरगो म्यूटेशन, और इनमें चेंज भी आ सकता है। म्यूटेशन का वर्ड का मतलब होता है चेंज, ठीक है। 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड हैज बीन डिस्कवर्ड। 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर हो चुके हैं। वन इज डीएनए, अदर इज आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। इन द बॉडी ऑफ न्यूक्लिक एसिड अकर एज अ पार्ट ऑफ द कंजुगेटेड प्रोटीन कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन। अगर आपके न्यूक्लिक एसिड के साथ जो प्रोटीन अटैच होगी, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन। द न्यूक्लिक एसिड डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो उसकी क्या होती है? वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व एन एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कैंसर, ऑब्वियसली जो कैंसर होता है बॉडी के अंदर, डिफरेंट कैंसर होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं? आपके न्यूक्लिक एसिड यानी कि जीन्स के अंदर जो होती है म्यूटेशन, चेंज आ जाता है, सीक्वेंस चेंज हो जाता है। जब सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो डेवलपमेंट स्टॉप कर जाएगी, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंस है कि इसकी भी न्यूक्लिक एसिड की। हमारे पास 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड है। अब देखिए कंपोनेंट देखा जाए, न्यूक्लिक एसिड बनता किस से है? बोथ डीएनए एंड आरएनए आर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग टुगेदर a large number of nucleotide units or mononucleotide units, each of which is a nitrogenous base, sugar, phosphoric acid complex। अब क्या कहते हैं? अभी हमने स्टार्टिंग में बात की, हम चैप्टर ही हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल है। व्हाट इज मैक्रो मॉलिक्यूल? जब बहुत सारे मोनो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं तो मैक्रो बनता है। तो इसका मतलब है डीएनए आरएनए इज आल्सो अ मैक्रो मॉलिक्यूल, और ये भी किसी चीज के छोटे छोटे यूनिट्स के कंबाइन करने से बना है। वो छोटे यूनिट्स इसके क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं या मोनोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स कहलाते हैं। मोनो मीन 1। अब जेन आता है व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? कहते हैं जो न्यूक्लियोटाइड, तो हमने क्या देखा, न्यूक्लियोटाइड्स जब कंबाइन करते हैं, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन करेंगे तो आपके पास डीएनए और आरएनए बन जाएगा। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो कहते हैं हर न्यूक्लियोटाइड जो होता है, नंबर 1 वो किस पे कंसिस्ट कर रहा है? नाइट्रोजीनियस बेस पे कंसिस्ट करता है।
नंबर 2 किस पे कंसिस्ट कर रहा है, शुगर पे कंसिस्ट कर रहा है, एंड नंबर 3 वो किस पे कंसिस्ट कर रहा है, फास्फोरिक एसिड पे। लेकिन तीन चीजों के कंबाइन करने से कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसके पास आपके पास क्या आ रहा है, न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, और न्यूक्लियोटाइड जब बहुत सारे बनेंगे तो आपके पास डीएनए बन जाएगा, ठीक है। अब ये नाइट्रोजीनियस बेस क्या होती है, शुगर क्या होती है, फास्फोरिक एसिड, इन तीन को कंबाइन करने से एक मोनोन्यूक्लियोटाइड बनता है। तो कहते हैं नाइट्रोजीनियस बेस की फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं। नाइट्रोजीनियस बेस जो होती है वो आपके पास प्यूरिन भी हो सकती है और पैराडीन भी हो सकती है। दो तरह की नाइट्रोजीनियस बेसिस हमारे पास आते हैं, जो बायो स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छी तरह उन्हें क्लियर है, ठीक है जी। नाइट्रोजीनियस बेसिस जो होती हैं वो 2 टाइप्स की हैं, वन इज प्यूरिन, अदर इज पैराडीन डेरिवेटिव। प्यूरिन, दिस इज प्यूरिन, स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है, ठीक है जी। क्या है इस प्यूरिन के अंदर, एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, 6 कार्बन रिंग है, और फिर इसके साथ 1 2 3 और ये 4 कार्बन रिंग आ रही है, ठीक है जी, जिसमें आपके पास नाइट्रोजन मौजूद है। ऑब्वियसली नाइट्रोजीनियस बेस है तो नाइट्रोजन होगा। जबकि पैराडीन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बेंजीन रिंग आ रही है, जिसमें 2 कार्बन जो है वो रिप्लेस है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ रिप्लेस है, ठीक है। अब कहते हैं प्यूरिन जो होती है, अब प्यूरिन जो होती है उसमें एडानिन और ग्वानिन, यानी कि प्यूरिन फर्दर जो है वो 2 चीजों पे कंसिस्ट कर रही होती है, वन इज एडानिन, अदर इज क्या है आपके पास, ग्वानिन। जबकि पैराडीन जो होती है वो 3 चीजों पे कंसिस्ट कर रही है, वन इज क्या है, साइटोसिन होता है, यूरासिल होता है आपके पास, और अदर इज थायामीन। क्लियर है जी। तो देखो 5 आपके पास आ रहे हैं न्यूक्लियोजीनियस बेसिस, यानी प्यूरिन जिसमें 2 टाइप की हैं, वन इज एडेनिन एंड ग्वानिन, और पैराडीन जो है वो 3 टाइप्स की, वन इज साइटोसिन, यूरासिल एंड थायामीन। A nucleoside is a combination of nitrogenous base with a sugar. अब एक और डेफिनेशन आपके पास आ रही है, हमने न्यूक्लियोटाइड तो हमने पढ़ लिया, अगली बात होने की व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कहते हैं कि जब आपका एक नाइट्रोजीनियस बेस, चाहे वो प्यूरिन हो या पैराडीन हो, वो कंबाइन करे किसके साथ, शुगर के साथ। व्हाट इज शुगर, शुगर आप लोगों ने पढ़ा है, शुगर को बायो लैंग्वेज के अंदर राइबोज भी कहा जाता है, ठीक है जी। अब शुगर क्या होती है, शुगर आपने ग्लूकोज पढ़ा है, फ्रैक्टोज पढ़ा है, दिस इज शुगर, पढ़ के आ रहे हो आप शुगर, दिस इज कॉल्ड शुगर, ठीक है जी, जैसे आप ग्लूकोज कहते हो, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपके पास, ठीक है, 6 कार्बन हो गए, यहाँ पे CH2 OH आ गया, आप लोगों ने पढ़ा है, H आ गया, OH आ गया, H OH एंड H एंड OH एंड H, ठीक है जी। कहते हैं जब आपका एक न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजीनियस बेस कंबाइन करते ये नाइट्रोजीनियस बेस है, कंसिडर कर रहे हो, नाइट्रोजीनियस बेस जो है जब वो जुड़ी होगी किसके साथ, राइबोज के साथ, एक शुगर के साथ, तो ये पूरा मॉलिक्यूल, अब एक नया डेफिनेशन इसको कहेंगे, वो क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड कहलाएंगे, ठीक है। शुगर जो होती है वो राइबो भी हो सकती है, डीऑक्सीराइबो भी हो सकती है, आरएनए की, अगर आरएनए की शुगर है तो राइबो होगी, और अगर आपके पास डीएनए की शुगर है तो वो डीऑक्सी, यानी इसमें ऑक्सीजन निकला है तो डीऑक्सीराइबोज होगी, ठीक है। Depending upon the presence of ribo or deoxyribo, nucleoside can either be ribonucleotide or deoxyribonucleotide, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड सॉरी। अगर वो डीएनए का है न्यूक्लियोसाइड तो वो क्या कहलाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। अगर वो आरएनए का है तो वो क्या कहलाएगा, राइबोन्यूक्लियोसाइड कहलाएगा, ठीक है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, और राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है इज इन्वॉल्व्ड इन पुटिंग द इन्फॉर्मेशन टू वर्क इन द सेल। अब आपकी जो तमाम रेसिपी है, आपकी बॉडी की तमाम फंक्शनिंग की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डीएनए में स्टोर है। अब क्या होगा, जब वो डीएनए में स्टोर है, उसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेकर जाना, ठीक है जी, उन्हें वर्किंग कंडीशन में लेकर आना, वो आरएनए का काम है, ठीक है। आरएनए बायोस्टूडेंट जानते होंगे कि आरएनए जो है फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, वन इज राइबोसोमल आरएनए, अदर इज ट्रांसफर आरएनए, ठीक है जी। राइबोसोमल आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम होता है, ट्रांसफर जो लेके जा रहा है, मैसेंजर मैसेज लेके जा रहा है, ठीक है जी। तो दे डिफर इन 3 वेज। ये क्या होता है, अब हमने डिफरेंस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, आता है पेपर के अंदर। तो शुगर, अब देखो शुगर इन आरएनए जो होती है इस राइबोज होती है, जबकि डीएनए में क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज होती है। 4 डिफरेंट बेसिस जो होती हैं वो डीएनए में मौजूद होती है, साइटोसिन, थायामीन, एडेनिन एंड ग्वानिन। जबकि आरएनए जो होता है उसमें थायामीन नहीं होता, बल्कि उसकी जगह क्या होता है, यूरासिल होता है। डीएनए इज नियरली ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए जो होता है वो आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है, दिस वन लाइक दिस वन, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड है। जबकि आरएनए जो होता है वो क्या होता है आपके पास, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। The key to the ability of DNA to preserve genetic information passed to one generation to another is its double stranded structure. कहते हैं जो बेसिकली डीएनए जो होता है,
जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, और यही इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाती है, उसकी किस वजह से होती है, इसके डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की वजह से होती है। फर्स्ट डिडक्टेड बाय जिम वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन 1953, यानी कि ये जो बात थी कि इसका डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है और वो जनरेशन इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर करता है, तो जिन साइंटिस्ट ने काम किया वो जेम्स वाटसन था एंड फ्रांसिस क्रिक था। This was the discovery that initiated the field of molecular biology. इस काम के बाद क्या हुआ, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई बायोलॉजी में, which is called molecular biology. Watson and Crick noticed that the double stranded structure provide a mechanism whereas the genetic information can be duplicated. कहते हैं जी डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो होता है ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसके से जेनेटिक इंफॉर्मेशन डबल हो जाती है, यानी कि डीएनए के अंदर दोबारा रेप्लिकेशन का मतलब होता है दोबारा अपने आप को दोबारा पैदा, यानी कि 1 से वो 2, 2 से 3, 2 से 5 अपने आप को डबल करने की एबिलिटी होती है। इस डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के अंदर डुप्लीकेट कर सकते हैं अपने आप को, तो दिस प्रोसेस कॉल्ड रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। बायोलॉजी स्टूडेंट्स जानते हैं व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, के आपके पास जैसे एक है, ठीक है, एक डीएनए है, वो क्या होगा, रेप्लिकेट होगा, जैसे ये है, दिस वन कंसीडर करते हैं, दिस इज अ डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है, डीएनए स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ये आपस में सेपरेट हो गया, इनकी लेयर्स जो होंगी सेपरेट होगी। अब क्या होगा, ये जो लेयर होगी ये एक अदर डीएनए बना देगा, ये क्या करेगा, एक सेपरेट डीएनए बना देगा, तो दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। तो एक से क्या हो जाएगा, 2 में डिवाइड हो गया। द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ इवेंट्स व्हिच ऑकर इन अकॉर्डिंग विद द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द डीएनए, कि हमारी बॉडी में पॉलीपेप्टाइड्स जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इन तमाम की इंफॉर्मेशन जो होती है वो डीएनए में क्या होती है, आपके पास सेव हुई होती है।